अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से नम्स MD कैट 2024 यकम सितंबर को कंडक्ट किया गया और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही हार्ड रखा गया था। नम्स की जानिब से अभी तक कोई भी की अपलोड नहीं की गई है। हम लोग आपके साथ बायोलॉजी के पोर्शन की शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की भी शेयर करेंगे। तो आगे चलते हैं बायो के पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट बायोलॉजी के पोर्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, कोविड-19 एपिडेमिक कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर एंड क्लीनिंग लिक्विड बिकॉज कोविड-19 हैज़ कि कोविड-19 एपिडेमिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि हैंड सैनिटाइज़र या क्लीनिंग एक्शन के ज़रिए से, इसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट 3 ऑप्शन दिए गए हैं, pH सेंसिटिविटी, हीट सेंसिटिविटी और सी ऑप्शन है हाइपोटोनिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी वायरसेस होते हैं, ऑल द वायरसेस दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द pH लेवल, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हम हैंड सैनिटाइज़र या क्लीनिंग लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं और उसकी वजह से उनका pH अल्टर हो जाता है और हम वायरसेस को इनएक्टिवेट कर सकते हैं और उनको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। सेकंड MCQ की तरफ चलें तो व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक में हमारे पास सेल्स होते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है वो किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लार्ज प्रोटीन्स, RBCs एंड लार्ज प्रोटीन। तो RBCs एंड लार्ज प्रोटीन वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन यहाँ पे आयंस जो हैं वो मौजूद नहीं होते, बल्कि दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लार्ज प्रोटीन। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जिनमें हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन वगैरह, और इसी तरह एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो एक मेजर पोर्शन बनाती है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है बीटा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लार्ज प्रोटीन। थर्ड MCQ की बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनका डबल स्टैंडर्ड DNA है। ए ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, रुबेला, HIV, स्मॉल पॉक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा, रुबेला और HIV तीनों ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर RNA जीनोम होता है, जबकि इनमें स्मॉल पॉक्स के पास DNA जीनोम होता है। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। फोर्थ MCQ की तरफ चलते हैं कि सुक्रोज इज़ लेस रिएक्टिव ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। स्टूडेंट जिस तरह के आपको पता है कि सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये लेस रिएक्टिव क्यों है। नंबर 1 है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप, और चार्ली है सॉल्युबल इन वाटर। तो स्टूडेंट इसमें से जो रिएक्टिविटी के ऊपर चीज़ डिपेंड करती है वो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यही वजह है कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से ये फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप जो है वो एक्सपोज नहीं होते और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अल्फ़ा। फिफ्थ MCQ की तरफ चलते हैं कि सुक्रोज इज यूज एज ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू, कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए शुगर इस्तेमाल होती है वो सुक्रोज होती है, इसकी क्या वजह है। तो स्टूडेंट पिछले MCQ में हमने बात की थी कि सुक्रोज हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसकी वजह से वो रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता, तो इस वजह से सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट शुगर के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ एक्टिवली यूज बाय द मैथमेटिशियन ट्राइंग टू फार्मूलेट अ न्यू इक्वेशन, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि हायर कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं ब्रेन के वो कौन करता है, कौन सा पार्ट करता है। तो स्टूडेंट सेरिब्रम एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटेलिजेंस को या हायर कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो इस लिहाज से इसका आंसर होगा बीटा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंट टू न्यूक्लियो प्रोटीन। तो स्टूडेंट न्यूक्लियो प्रोटीन 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन ऑप्शन में से रेलेवेंट कौन सा है। नंबर 1 RNA, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट इसमें से नहीं हो सकते, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एक ही ऑप्शन बचता है वो है RNA, जिसका ताल्लुक न्यूक्लिक एसिड फैमिली से है, तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा अल्फ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट MCQ है कि रीबॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेयर स्ट्रेटनिंग, विच बॉन्ड ऑफ प्रोटीन इज़ ब्रोकन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जब हम हेयर को स्ट्रेट करते हैं तो उस टाइम पे रीबॉन्डिंग का प्रोसेस हो रहा होता है,
तो कौन सा बॉन्ड प्रोटीन के अंदर जो है वो टूटता है। स्टूडेंट, जिस तरह कि आपको पता है कि प्रोटीन्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, इसी तरह डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है जब हम हेयर को स्ट्रेटन करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह डाइसल्फाइड जो ब्रिज है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो बहुत वीक होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेयर स्ट्रेटनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से बाल स्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। स्टूडेंट्स, जितने भी लोग नॉन टेस्ट में अपीयर हुए थे अभी तक, इसके ऑप्शन जो है वो नोन नहीं है हमें। अगर आपके जहन में इसके ऑप्शन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स द एंजाइम कैटालेज प्रोटेक्ट्स द प्लांट बाय। प्लांट्स के अंदर कैटालेज का एंजाइम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो कैटालेज नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसको तोड़ता है इनटू H2O एंड ऑक्सीजन। तो कैटालेज का मेन काम है कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल टॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर ये कैटालेज H2O2 को कैटाबोलाइज नहीं करेगा, नहीं तोड़ेगा, तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेटिव इफेक्ट आएगा। तो ऑक्सीडेटिव इफेक्ट की वजह से जितने भी वहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होंगे, यानी कि वहाँ पे अगर अल्कोहल मौजूद है तो उसकी वजह से उसके टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। तो जब कैटालेज मौजूद होगा तो H2O2 को कन्वर्ट कर देगा H2O और ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से अल्कोहल की टॉक्सिसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं, द पाथवे ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय द जाइमोजन सेल इज। अब यहाँ पे सिक्रीशन का पाथवे पूछा हुआ है। स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो RER के यहाँ पे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके साथ ही हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो गोल्जी अपरेटस मौजूद है। तो स्टूडेंट, जितने भी सिक्रीशन होती हैं उसका पाथवे हमारे पास क्या होता है। उसका पाथवे ये होता है कि सबसे पहले RER के अंदर जो है हमारे पास राइबोसोम मौजूद होते हैं, यहाँ से इसकी सिंथेसिस होती है प्रोटीन की सबसे पहले, और उसके बाद उसको SER के अंदर भेजा जाता है। SER से आगे उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है। वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे सिक्रीशन जो है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर इस्तेमाल होती हैं। तो इसका पाथवे स्टार्ट RER से हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन में RER, देन SER, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर सिक्रीटरी वेजिकल्स। इसकी वजह क्या है कि राइबोसोम्स RER के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से SER और फिर गोल्जी अपरेटस और देन या सेल के अंदर इस्तेमाल होंगे या बाहर सिक्रीट हो जाएंगे। नेक्स्ट MCQ है कि मेसन सन इज़ अनएबल टू इनहेरिट द स्ट्रॉन्ग स्केलेटल मसल दैट आर प्रेजेंट इन द फादर आर्म्स, दिस इज़ ड्यू टू। एक मज़दूर का बच्चा है, मज़दूर के स्ट्रॉन्ग स्केलेटल मसल्स हैं लेकिन उसके बच्चे के स्ट्रॉन्ग स्केलेटल मसल नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इनहेरिटेड जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फादर से या मदर से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन जितने भी एक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक होते हैं इनका ताल्लुक DNA के ज़रिए से ट्रांसफ़र होना नहीं होता। ये DNA के ज़रिए से, ये जेनेटिक मटेरियल से आगे ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि जितने भी इनहेरिटेड होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो करेक्ट आंसर है अल्फ़ा, नॉट इनहेरिटिंग द एक्वायर्ड characteristics. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मदर इज़ हीमोफिलिक कैरियर एंड द फादर इज़ अफेक्टेड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिया इन सन्स। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मदर की जीनोटाइप बनाई है जो कि हीमोफिलिक कैरियर थी, X और X और इसी तरह हमारे पास जो अफेक्टेड फादर था X विद Y क्रोमोसोम। तो इनका जब हमने क्रॉस कराया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिया इन सन्स। तो सन्स के अंदर यहाँ पे जो सन है वो नॉर्मल है, जबकि दूसरा जो है वो अफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि 1/4 जो है ये प्रोबेबिलिटी है। 1/4 कितना बनता है 25%। इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्मिनल पर्पल फ्लावर व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग टर्मिनल पर्पल फ्लावर इज क्रॉस ब्रेड विद द एक्सियल वाइट फ्लावर। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल पर्पल फ्लावर हैं ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है और इसी तरह हमारे पास जो एक्सियल वाइट फ्लावर है ये एक रिसेसिव फिनोटाइप है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास रेशो क्या बनती है 9:3:3:1। तो इस लिहाज से प्रोबेबिलिटी जो बनेगी ऑफ द टर्मिनल पर्पल फ्लावर की वो बनेगी 3:16। तो ये हमने कैलकुलेट करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक प्रिंसिपल के ज़रिए से और उसके ज़रिए से हमारे पास जो है वो जीनोटाइप आ जाती है। तो इस लिहाज से इसका आंसर होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु हैज़ रिमूव्ड देयर गॉल ब्लैडर फेसेस डिफ़िकल्टी इन फैट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडी में एक ऑर्गन लिवर मौजूद है, इसका एक काम है कि ये बाइल सिक्रीट करता है और बाइल वो सिक्रीट कहाँ पे करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इसके साथ ही मौजूद होता है
और ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर जो है इसको स्टोर करता है बाइल को, और जब ज़रूरत होती है इसको सिक्रीट कर देता है। तो गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है? बाइल की स्टोरेज। जब गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा एक बंदे का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाइल वहाँ पे स्टोर नहीं हो सकेगा, और बाइल की स्टोरेज ना होने की वजह से बंदे को फैट मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज रिडक्शन डिवीजन अकर? रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है कि पहली दफ़ा मायोसिस जो है वो कब हो रही होती है? तो रिडक्शन का मतलब है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है? आधा हो गया है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि पहले माइटोसिस हो रही होती है प्राइमरी यूसाइड के टाइम पे, लेकिन जब सेकेंडरी यूसाइड का टाइम आता है उस टाइम पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मैथमेटिशियन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड? अगेन ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उस लिहाज से मैथमेटिशियन के अंदर सेरिब्रम का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है? इंटेलिजेंस और हायर कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करना, जिसमें लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंजाइम डज नॉट रिक्वायर आ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल? जैसा कि आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, और ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म इनटू पेप्सिन, और इसको कन्वर्जन के लिए किसी भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से पेप्सिनोजन एक ऐसा एंजाइम है जिसको किसी भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स? स्टूडेंट हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है जिसने मैसेज लेके जाना होता है, और इसी तरह जिसने मैसेज को रिसीव करना होता है वो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, और इसी तरह ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। एक इन दोनों नर्व्स के दरमियान के अंदर ये दरमियान वाली जगह होती है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं ये रिलीज़ होते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर पड़े होते हैं जिनके ऊपर जाके ये अटैच हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि न्यूरो ट्रांसमीटर जब अपनी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, उसके बाद इन न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ क्या होता है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के बाद इनको डीग्रेड कर देते हैं। डीग्रेडेशन की वजह से कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन नहीं होती, यानी कि अगर यहाँ एंजाइम मौजूद ना होते तो ये कॉन्टीन्यूसली इसको स्टिमुलेट करता रहता। तो जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हो जाती है, जब काम हो जाता है, तो उसके बाद एंजाइम इसको क्या करते हैं? डीग्रेड कर देते हैं। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है बीटा, डीग्रेडेड बाय द एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस व्हाट आइसोमर्स आर फॉर्म? तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है तो उसके बाद दो आइसोमर बन रहे होते हैं। एक हमारे पास डैप बनता है और एक G3B बनता है, और उससे आगे ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंटिन्यू होती है। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a lizard detaches its tail when attacked by a predator, this is an example of? तो स्टूडेंट छिपकली है वो अपनी टेल जो है वो रिमूव कर देती है जब जैसे ही प्रीडेटर अटैक करता है, तो इसे हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ऑटोलाइसिस का मतलब ये है कि जिसमें जो टेल के सेल्स हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट अपने आप को खुद ही ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस लिहाज से इसका आंसर है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लांट ग्रोइंग इन अ सेलाइन सॉइल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू? तो स्टूडेंट जो सेलाइन सॉइल होती है वहाँ पे आपको पता है कि जो सल्यूट पोटेंशियल होता है, सल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सॉइल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू सल्यूट पोटेंशियल ऑफ द रूट, जिसकी वजह से हमारे पास पानी जो है वो रूट से बाहर निकल के सॉइल में चला जाता है। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वैसे तो बहुत बेशुमार फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है, लेकिन हमने वो फंक्शन देखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म नहीं करती। इसके बाद मेंटेनिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी इसका फंक्शन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। इस तरह कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। चार्ली ऑप्शन है कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, और यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हाइपर पोलराइजेशन वुड नॉट अकर इफ? तो स्टूडेंट आपको पता है कि हाइपर पोलराइजेशन जो होती है ये उस वक्त होती है जब पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाते हैं।
तो हाइपर पोलराइजेशन मेन जो है वो पोटेशियम के आउट जाने की वजह से, आउट फ्लक्स की वजह से होती है। तो अगर पोटेशियम चैनल जो हैं वो लीकी ना हो तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टराइज द रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एक नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होकर दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है, और उसके बाद क्या होता है, एक नर्व की ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन जो है वो दोबारा होना शुरू हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन की वजह से जो आयन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन की मेन वजह क्या होती है, ताकि उस टाइम के अंदर जो है वो एक और एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव ना करे, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेंज इन द टाइप ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अ डेजर्ट मैमल फेसेस सीवियर डिहाइड्रेशन ऑन अ हॉट सनी डे, विच इंटरनल कंडीशन वुड लीड टू सिक्रीशन ऑफ ADH। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो ADH है वो उस वक्त रिलीज़ होता है जब हमारे पास ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ADH जो है उसकी सिक्रीशन होनी शुरू हो जाएगी। और ADH का काम क्या है, ADH के दो मेन काम हैं। ADH क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड करवा देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर ही कंजर्व रहता है, रीएब्जॉर्प्शन इन द बॉडी फ्लूइड, और यूरिन की जो आउटपुट है वो उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी बाहर कम जाता है जबकि बॉडी के अंदर ज़्यादा कंजर्व रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट है कि विच डिसऑर्डर वुड बी डायग्नोज बाय डॉक्टर ऑन सीइंग अ पेशेंट विद थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आइज एंड लो मेटाबॉलिक रेट। तो स्टूडेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करना। तो उसकी वजह से हमारे पास अगर लो मेटाबॉलिक रेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में इनमें से कौन सी डिजीज़ है वो है मिक्सिडीमा। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्टूडेंट, आपको पता है कि पैराथायरॉयड का मेन काम क्या होता है PTH का, कि वो प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को ज़्यादा करता है। स्टूडेंट, सपोज करते हैं ये हमारा ब्लड वेसल है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बोन मौजूद है, तो वो बोन से कैल्शियम लेके प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को ज़्यादा करेगा। तो ये हमारे पास PTH का काम होता है। लेकिन अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, डेल्टा। टेटनी के अंदर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चूज़ द मिसमैच पेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के आगे प्रोजेस्टेरॉन है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम है कि प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, जबकि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम का कोई ना कोई मसला होता है तो इनमें से कौन सा फंक्शन कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। स्टूडेंट, लिम्फेटिक सिस्टम के आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन काम होता है कि ये इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस के अंदर इसका मेन काम होता है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होगा वो इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बाकी जो फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेस ब्लड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में किस चीज़ का फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर, जिस तरह हमने पहले बात की कि ब्लड सेल्स होते हैं और सेल्स के साथ साथ प्लाज्मा होता है जिसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ नहीं होती। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, चार्ली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ड्यूरिंग द कोविड-19 एपिडेमिक द प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट वाज इंजेक्टेड इनटू कोविड पेशेंट, दिस प्रोवाइड क्वाइट इफेक्टिव, विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कोविड की एपिडेमिक के अंदर क्या किया गया, जो पेशेंट रिकवर कर गए उनके प्लाज्मा में से उनका प्लाज्मा निकाल के कोविड के पेशेंट को लगाया गया, इसकी क्या वजह थी। तो स्टूडेंट, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि दूसरे पेशेंट के अंदर जाके उस वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चूज़ द वन विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट, जहाँ पे एक्टिव का लफ्ज़ आ जाएगा इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हम एंटीजन जो है वो पेशेंट के ब्लड में डाल रहे हैं,
और अगर हमारे पास पैसिव आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम उस पेशेंट के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है उसमें एंटीबॉडीज़ का जिक्र है, इसी तरह दूसरे ऑप्शन में भी एंटीबॉडीज़ का जिक्र है, और चौथे के अंदर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन। तो इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। तो जहाँ पे एंटीबॉडीज़ का जिक्र है इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है बल्कि वो पैसिव इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 4। जिन स्टूडेंट्स को MMR का नहीं पता, मीज़ल, मम्प्स, रुबेला, इनका शॉट लगता है और इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एंटीजन होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग MCQ था बट इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो स्टूडेंट टी सेल्स की आपको पता है कि 4 मेन टाइप्स हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक, सप्रेसर और मेमोरी। क्वेश्चन ये है कि इन 4 में से कौन सी टाइप है जो कि बी सेल को एक्टिवेट करती है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं बी सेल्स को कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो इस लिहाज से इसका आंसर है अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इमीडिएट चेंज इज़ ब्रॉट अबाउट इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑन बाइंडिंग विद एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कि जैसे ही हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर आके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हैं, और जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करेंगे तो पहला काम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा। तो स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने के बाद सोडियम गेट्स जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है बीटा, सोडियम गेट्स ओपन। नेक्स्ट MCQ है, सोमैटिक इफ़ेक्ट्स कॉज। तो स्टूडेंट सोमैटिक इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है स्किन बर्न। बाकी ऑप्शन है जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी है, ये सारे के सारे जेनेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। तो सोमैटिक इफ़ेक्ट वो होंगे जो कि बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि प्रोबायोटिक्स इन मिल्क फॉर चिल्ड्रन डू ऑल एक्सेप्ट। कि प्रोबायोटिक का मेन काम क्या है। आमतौर पे प्रोबायोटिक क्या करते हैं कि पैथोजेंस को किल करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते, लेकिन दे डू नॉट टिपिकली प्रोड्यूस द वाइटामिन्स। तो प्रोबायोटिक्स वाइटामिन को प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पे एक्सेप्ट का लफ्ज़ जो है ये आपने देखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग अ मसल फाइबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी थी कि पेरी का मतलब भी आउटर है, एपी भी आउटर है। जो फेशिया होता है ये मसल को सराउंड करता है, जबकि जो एंडो है इसका मतलब क्या है कि इनर मोस्ट। तो एंडोमाइजियम जो हमारे पास है ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि मसल फाइबर को। यू आर फेमिलियर विद द हैमस्ट्रिंग इंजरी इन द प्लेयर्स, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो स्टूडेंट अक्सर खेलते हुए प्लेयर्स को हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो जाती है। हैमस्ट्रिंग का मेन काम क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंसर मसल। तो स्टूडेंट ये थे बायोलॉजी के मुख्तलिफ MCQs जो कि नम्स के टेस्ट में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको MCQ की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। आपने नम्स की जानिब से अभी तक ऑफिशियल की अपलोड नहीं की गई बायो के जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिज़िक्स के MCQ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है कि कौन सा पोर्शन मुश्किल था, और इनमें से अगर किसी भी MCQ की आपको समझ नहीं आई है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।